हेलो एवरीवन, वेलकम टू चंडीगढ़ सिविल सर्विसेज एकेडमी। माई सेल्फ अंकुश शर्मा। स्टूडेंट्स, हमारी जो सीरीज़ चल रही है एक्ट्स सीरीज़, इसमें आज हम डिस्कस करेंगे टू इम्पोर्टेंट एक्ट्स को, जिसमें से फर्स्ट है अमेंडिंग एक्ट ऑफ 1781। इसका नेम देखिए स्टूडेंट, अमेंडिंग एक्ट। किस एक्ट में अमेंड करेगा, तो आपको याद रखना है ये अमेंड करेगा रेगुलेटिंग एक्ट 1773 में। सेकेंड हमारा एक्ट है पिट्स इंडिया एक्ट ऑफ 1784। दोनों एक्ट्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं, वीडियो आपको लास्ट तक देखना है। तो आइए डिस्कस करते हैं फर्स्ट अमेंडिंग एक्ट। इस एक्ट को हम जानते हैं स्टूडेंट डेक्लेरेटरी एक्ट के नाम से भी। वेरी इंपॉर्टेंट, डेक्लेरेटरी एक्ट आपसे पूछ लिया गया, डेक्लेरेटरी एक्ट कौन सा था? आपका आंसर होगा अमेंडिंग एक्ट ऑफ 1781। रेगुलेटिंग एक्ट में बहुत सारे डिफेक्ट्स थे। इन डिफेक्ट्स को कुछ लिमिट तक कम करने के लिए, ओके स्टूडेंट, तो बहुत सारे डिफेक्ट्स हैं रेगुलेटिंग एक्ट में, डिफेक्ट्स को कम करना है, दैट्स वाई ये अमेंडिंग एक्ट लाया गया था। तो फर्स्ट क्या चेंज ये करता है? फर्स्ट चेंज ये किया गया था स्टूडेंट कि जो कंपनी के सर्वेंट्स थे उनको ये पता था कि अगर उनका कोई डिसीजन गलत हो गया, अगर उन्होंने कोई वर्क किया वो गलत हो गया, तो उनके अगेंस्ट केस स्टार्ट किया जा सकता है सुप्रीम कोर्ट में। अब बनता है अमेंडिंग एक्ट 1781। इसने ये चेंज किया कि अगर कंपनी का कोई ऑफिसर, कंपनी का कोई सर्वेंट ऑफिशियल कैपेसिटी में कोई वर्क करता है, ओके स्टूडेंट, वेरी इंपॉर्टेंट, ऑफिशियल कैपेसिटी में कोई वर्क करता है, कोई डिसीजन लेता है और वो गलत हो गया, तो उसके अगेंस्ट केस स्टार्ट नहीं किया जा सकता सुप्रीम कोर्ट में। सुप्रीम कोर्ट की पावर को कम कर दिया गया। सेकंड, रेवेन्यू कलेक्टर्स, रेवेन्यू कलेक्ट करने वाले ऑफिसर्स इंक्लूडिंग इंडियन जमींदार्स, साथ में स्टूडेंट जुडिशियल ऑफिसर्स वर ऑल्सो एग्जम्प्टेड फ्रॉम द ज्यूरिसडिक्शन ऑफ सुप्रीम कोर्ट। तो ये क्लियर आपको हो रहा होगा कि इस एक्ट के अंडर में किसकी पावर को कम किया जा रहा है? सुप्रीम कोर्ट की पावर को कम किया जा रहा है। नेक्स्ट पॉइंट स्टूडेंट, सुप्रीम कोर्ट का जो ज्यूरिसडिक्शन था वो हमने डिस्कस किया था रेगुलेटिंग एक्ट जो हमारा लेक्चर है उसमें, फिर से हम इसको डिस्कस कर लेते हैं। तब रेगुलेटिंग एक्ट बना था और उसमें सुप्रीम कोर्ट एस्टेब्लिश किया गया था। तो सुप्रीम कोर्ट का जो ज्यूरिसडिक्शन था स्टूडेंट, कैलकाटा में रहने वाला कोई भी सब्जेक्ट, कोई भी ब्रिटिश सब्जेक्ट, जब हम ब्रिटिश सब्जेक्ट्स की बात करेंगे दैट मीन्स यूरोपियन, ठीक है, ब्रिटिश ऑफिसर्स एंड साथ में इंडियंस। बट हमने ये भी डिस्कस किया था कि जो भी ईस्ट इंडिया कंपनी के सर्वेंट थे, चाहे वो मद्रास में हो, बॉम्बे में हो या कैलकाटा में हो, वो सबके सब किसके अंडर में आएंगे? सुप्रीम कोर्ट के अंडर में वो आएंगे। बट अगर स्टूडेंट कैलकाटा से बाहर कोई डिस्प्यूट होता है, फॉर एग्जांपल मद्रास में या बॉम्बे में कोई डिस्प्यूट हो रहा है जिसमें एक तरफ कंपनी का सर्वेंट है और दूसरी तरफ इंडियन है, देन अगर ये केस आपको सुप्रीम कोर्ट में लेकर जाना है, क्लियर, तो एक प्रोविज़न इसमें ये था, जब ये सुप्रीम कोर्ट एस्टेब्लिश हुआ था, प्रोविज़न ये था कि दोनों पार्टीज अगर एग्री हैं देन आप केस सुप्रीम कोर्ट में ले जा सकते हैं। अब जब 1781 का अमेंडिंग एक्ट आता है स्टूडेंट, तो इसने ये चेंज किया कि सुप्रीम कोर्ट का जो ज्यूरिसडिक्शन होगा वो केवल लिमिटेड होगा ओनली कैलकाटा, तो कैलकाटा तक ही उसका ज्यूरिसडिक्शन होगा। क्लियर, आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट्स। प्रोविंशियल कोर्ट, ये कोर्ट स्टार्ट किए थे ईस्ट इंडिया कंपनी ने, तो प्रोविंशियल कोर्ट से अपील सुप्रीम कोर्ट में हो सकती थी। अब बनता है अमेंडिंग एक्ट। अमेंडिंग एक्ट ने ये क्लियर कर दिया कि प्रोविंशियल कोर्ट से अपील कहाँ होगी? केवल गवर्नर जनरल की काउंसिल में होगी। इधर भी आप देख रहे हैं सुप्रीम कोर्ट की पावर को कम कर दिया गया। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट्स। सुप्रीम कोर्ट के एस्टेब्लिश होने से पहले वॉरेन हेस्टिंग्स ने इंडिया में बहुत सारे कोर्ट एस्टेब्लिश किए थे। फॉर एग्जाम्पल स्टूडेंट, वॉरेन हेस्टिंग्स ने एवरी डिस्ट्रिक्ट में एक सिविल कोर्ट, ओके, सिविल कोर्ट में किस टाइप के डिस्प्यूट आप ले जा सकते हैं, जैसे मैरिज, प्रॉपर्टी, इस टाइप के आप केसेस को सिविल कोर्ट में ले जा सकते थे। सिविल कोर्ट में हिंदूज के ऊपर हिंदू लॉ एंड मुस्लिम्स के ऊपर मुस्लिम लॉ अप्लाई होता था, ठीक है। ये कोर्ट किसने एस्टेब्लिश किए थे? वॉरेन हेस्टिंग्स ने। साथ में एवरी डिस्ट्रिक्ट में वॉरेन हेस्टिंग्स ने, आपको याद रखना है स्टूडेंट्स, क्रिमिनल कोर्ट भी एस्टेब्लिश किए थे। क्रिमिनल कोर्ट को हम फौजदारी कोर्ट भी कहते हैं, तो आपको ये पॉइंट भी याद रखना है, फौजदारी कोर्ट या क्रिमिनल कोर्ट, ओके। अब क्रिमिनल कोर्ट में कौन से लॉ अप्लाई होते थे? क्रिमिनल कोर्ट में चलता था शरिया, शरिया मीन्स मुस्लिम लॉ। जब सुप्रीम कोर्ट को बनाया गया तो उधर स्टूडेंट चलने लगे ब्रिटिश लॉ। एक कैओस क्रिएट हो गया कि जो सुप्रीम कोर्ट के अंडर में जो कोर्ट थे वहाँ पर तो अलग अलग लॉ चल रहे थे, बट
जो सुप्रीम कोर्ट था वहाँ पर इंग्लिश लॉ आपने अप्लाई कर दी है, तो ये chaos आप समझ सकते हैं क्रिएट हो चुका था। इस अमेंडिंग एक्ट के अंडर में क्लियर कर दिया गया कि अगर मुस्लिम से रिलेटेड कोई केस है तो वहाँ पर आप मोहम्मदन लॉ अप्लाई करेंगे, और अगर हिंदू से रिलेटेड कोई केस है तो आप सुप्रीम कोर्ट में हिंदू लॉ अप्लाई करेंगे। तो इस डिफेक्ट को भी दूर कर दिया गया। क्लियर, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। स्टूडेंट, रेगुलेटिंग एक्ट के अंडर में एक काउंसिल बनी थी। इस काउंसिल का नाम था गवर्नर जनरल इन काउंसिल, जिसमें गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल और उसके साथ थे 4 काउंसलर्स। ये लॉ बनाते थे, डिफरेंट लॉ बनाते थे। रेगुलेटिंग एक्ट के अंडर में जो सुप्रीम कोर्ट बना था उसके पास ये पावर थी कि वो इन एक्ट्स को, जो भी गवर्नर जनरल इन काउंसिल ने जो एक्ट बनाए उनको रिव्यू कर सकता था सुप्रीम कोर्ट। इसका मतलब है जो लॉ बनाया जाएगा, जो एक्ट बनाया जाएगा, उसको रजिस्टर्ड करना होगा सुप्रीम कोर्ट के पास। ओके, अब आता है अमेंडिंग एक्ट। इसने ये चेंज कर दिया कि रजिस्ट्रेशन नेसेसरी नहीं है। इसका मतलब है स्टूडेंट, जो रिव्यू करने की पावर थी एक्ट्स को, ये भी छीन ली जाती है सुप्रीम कोर्ट से। ओके, तो आप क्लियर कट समझ सकते हैं, फर्स्ट टाइम एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी को अलग अलग कर दिया गया। दोनों की पावर्स बता दी गई कि भाई ये आपकी पावर है और ये आपकी पावर है, तो एक दूसरे की जो अथॉरिटी है उसमें जो इंटरफियर मत करिए। क्लियर, आगे बढ़ते हैं। सेकेंड एक्ट हम डिस्कस करेंगे स्टूडेंट, इसका नाम था पिट्स इंडिया एक्ट। इस टाइम पर ब्रिटेन के प्राइम मिनिस्टर थे विलियम पिट। विलियम पिट के नाम पर इस एक्ट का नाम रखा गया है स्टूडेंट, जिसको हम बोलते हैं पिट्स इंडिया एक्ट। ये बना था 1784 में। ओके, इस एक्ट को लाने के पीछे इसका जो बैकग्राउंड था, उसका एक कॉज ये भी था स्टूडेंट, आपको याद रखना है, वेरी इंपॉर्टेंट। 1783 में पेरिस में, फ्रांस की कैपिटल पेरिस में एक ट्रीटी हुई थी। इस ट्रीटी को हम बोलते हैं ट्रीटी ऑफ पेरिस। इस ट्रीटी ऑफ पेरिस के अंडर में ब्रिटिश गवर्नमेंट ये एक्सेप्ट करती है कि अमेरिका एक इंडिपेंडेंट नेशन है। दैट मीन्स अमेरिका आज़ाद हो चुका था और वो अब ब्रिटेन की कॉलोनी नहीं है। ब्रिटिश गवर्नमेंट को लगता है कि अमेरिका तो हाथ से निकल चुका है, इंडिया के ऊपर अब कंट्रोल बढ़ाना होगा, इंडिया हाथ से नहीं निकलना चाहिए। दैट्स वाई स्टूडेंट, एक कॉज ये भी था इस एक्ट को लाने के पीछे। पिट्स इंडिया एक्ट बनाया गया और इंडिया के ऊपर कंट्रोल को बढ़ा दिया गया था। ओके, इस एक्ट का फॉर्मल टाइटल क्या था, इसको देखिए, एन एक्ट फॉर द बेटर रेगुलेशन एंड मैनेजमेंट ऑफ द अफेयर्स ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी एंड ऑफ द ब्रिटिश possessions in India and for establishing a court of judicature for the more speedy and effectual trial of persons accused of offences committed in East Indies। ये फॉर्मल टाइटल है इसका। आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट, पिट्स इंडिया एक्ट के अंडर में एक बोर्ड ऑफ कंट्रोल एस्टेब्लिश किया गया। अगर आप कोई स्टेट एग्जाम देते हैं तो उसमें क्लियर कट पूछा जाएगा और सिंपल सा क्वेश्चन होगा कि बोर्ड ऑफ कंट्रोल किस एक्ट के अंडर में क्रिएट किया गया था। आंसर आपका होगा पिट्स इंडिया एक्ट। बट अगर आप यूपीएससी के लिए जा रहे हैं देन जो क्वेश्चन होगा थोड़ा टफ हो जाएगा। तो आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट, बोर्ड ऑफ कंट्रोल में मेंबर्स की बात करते हैं। बोर्ड ऑफ कंट्रोल में 6 मेंबर्स होंगे। ओके, 6 मेंबर्स आपको पता होने चाहिए। फर्स्ट मेंबर होगा चांसलर ऑफ एक्सचेकर, मीन्स ब्रिटेन का फाइनेंस मिनिस्टर। ओके, चांसलर ऑफ एक्सचेकर। सेक्रेटरी ऑफ स्टेट, उसके साथ 4 प्रीवी काउंसलर्स। ब्रिटेन का जो किंग होता है उसकी एक काउंसिल होती है, इसको बोला जाता है प्रीवी काउंसिल। ये काउंसलर, जो प्रीवी काउंसलर्स होते हैं, ब्रिटिश किंग को एडवाइस करते हैं। ओके स्टूडेंट, डिफरेंट कोई मैटर आ गया तो उस पर ये उसको एडवाइस देते हैं। तो ब्रिटिश किंग जो प्रीवी काउंसिल है उसकी, ब्रिटिश किंग की, वहाँ से 4 मेंबर्स को नॉमिनेट करेगा बोर्ड ऑफ कंट्रोल में। टोटल मेंबर्स कितने हो गए? 6 मेंबर्स। फिर से देख लीजिए स्टूडेंट, यूपीएससी ये क्वेश्चन पूछ सकता है। चांसलर ऑफ एक्सचेकर, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट 2 मेंबर, उसके बाद 4 मेंबर कहाँ से आएंगे? प्रीवी काउंसिल से। प्रीवी काउंसिल से जो मेंबर आएंगे उनको कौन नॉमिनेट करेगा? ब्रिटिश किंग। क्लियर? सेक्रेटरी ऑफ स्टेट बोर्ड ऑफ कंट्रोल को प्रिसाइड करेगा। क्लियर? तो आपको रखना है बोर्ड ऑफ कंट्रोल को कौन प्रिसाइड करेगा? सेक्रेटरी ऑफ स्टेट। दिस बोर्ड ऑफ कंट्रोल वॉज एम्पावर्ड टू कंट्रोल ऑल मैटर्स ऑफ सिविल और मिलिट्री गवर्नमेंट और रेवेन्यू। तो आप देख सकते हैं कितनी ज़्यादा पावर बढ़ा दी गई है। रेगुलेटिंग एक्ट 1773 ने ईस्ट इंडिया कंपनी को रेगुलेट कर दिया और अब आप देख रहे हैं बोर्ड ऑफ कंट्रोल बना दिया गया। और इस बोर्ड ऑफ कंट्रोल
के थ्रू, आप कह सकते हैं बोर्ड ऑफ कंट्रोल के थ्रू क्या कर दिया गया, कंपनी के ऊपर कंट्रोल बहुत ज़्यादा बढ़ा दिया गया। तो अब 2 टाइप्स की पावर हम देख रहे हैं कि इंडिया को गवर्न कर रही हैं। फर्स्ट है बोर्ड ऑफ कंट्रोल, ये भी लंदन में है, एंड सेकंड है डायरेक्टर्स, ये भी लंदन में है। तो इसको बोलते हैं स्टूडेंट डबल गवर्नमेंट और डुअल गवर्नमेंट। क्लियर, आगे बढ़ते हैं। पिट्स इंडिया एक्ट ने जो नेक्स्ट चेंज किया था और ये इंपॉर्टेंट चेंज था, ये था स्टूडेंट रेगुलेटिंग एक्ट के अंडर में जो गवर्नर जनरल की काउंसिल बनी थी, उसमें एक गवर्नर जनरल होता था और उसके साथ होते थे 4 काउंसलर्स। तो टोटल मेंबर्स कितने होते थे गवर्नर जनरल इन काउंसिल में? 5। पिट्स इंडिया एक्ट के अंडर में जो 4 काउंसलर्स थे, इनके नंबर को कम कर दिया गया, एक काउंसलर कम कर दिया गया और टोटल नंबर अब हो गए 3। क्लियर, गवर्नर जनरल के साथ, मतलब गवर्नर जनरल इन काउंसिल में टोटल मेंबर्स कितने हो गए स्टूडेंट? 4। तो एक काउंसलर कम कर दिया गया। इसका फायदा गवर्नर जनरल को हुआ, बिकॉज अभी भी डिसीजन मेजोरिटी से होने थे, बट अगर स्टूडेंट किसी सिंगल मेंबर ने भी गवर्नर जनरल को सपोर्ट कर दिया, इस टाइप से आपको समझना है। टोटल मेंबर्स हो चुके हैं 4, जिसमें गवर्नर जनरल भी है। तो मान लीजिए स्टूडेंट कोई इश्यू आता है, मीटिंग होती है, कोई इश्यू आया काउंसिल के सामने, उस इश्यू पर वोटिंग होती है। तो वोटिंग में गवर्नर जनरल, ओके, गवर्नर जनरल एक तरफ है और उसको किसी भी एक काउंसलर ने सपोर्ट कर दिया, एक काउंसलर ने सपोर्ट कर दिया, तो इधर हो गए 2 मेंबर्स। और दूसरी तरफ जो 2 काउंसलर्स हैं वो कहते हैं कि भाई हमें आपकी राय पसंद नहीं है, हम अपना वोट जो है आपके अकॉर्डिंग नहीं दे सकते, तो वो अलग हो गई। ठीक है, 2 वर्सेस 2। अब गवर्नर जनरल अपना कास्टिंग वोट यूज कर सकता है। ओके, देन आपको याद रखना है सिंगल मेंबर की हेल्प से गवर्नर जनरल अपनी बात मनवा सकता था। नेक्स्ट पॉइंट स्टूडेंट, पिट्स ऑफ इंडिया एक्ट ने बॉम्बे एंड मद्रास की पावर को कुछ कम कर दिया। ठीक है, फॉर एग्जांपल मैटर्स ऑफ वॉर, रेवेन्यू एंड डिप्लोमेसी, ये जो सब्जेक्ट हैं इनसे रिलेटेड कोई इशू है तो ये पावर सब कौन यूज करेगा? कैलकाटा प्रेसिडेंसी। तो आप समझ सकते हैं मद्रास और बॉम्बे की पावर कम की जा रही है और किसकी पावर को बढ़ाया जा रहा है? कैलकाटा प्रेसिडेंसी की पावर को बढ़ाया जा रहा है। बिकॉज सबसे पहले पावर ईस्ट इंडिया कंपनी के पास कहाँ आती है? कैलकाटा मीन्स स्टूडेंट बंगाल, बंगाल, बिहार और उड़ीसा का रेवेन्यू वो कलेक्ट कर रही थी ईस्ट इंडिया कंपनी। दैट्स वाई आप समझ सकते हैं बॉम्बे और मद्रास की पावर को आप कम कर रहे हैं और किसकी पावर को बढ़ा रहे हैं? बंगाल की पावर को आप बढ़ा रहे थे। नेक्स्ट पॉइंट स्टूडेंट, रेगुलेटिंग एक्ट ने डायरेक्टर्स के नंबर, डायरेक्टर्स कहाँ होते थे? लंदन में। डायरेक्टर्स के नंबर जो थे उनको फिक्स कर दिया था। कितने नंबर थे डायरेक्टर्स के? 24। तो डायरेक्टर्स होते थे 24। बट अगर बोर्ड ऑफ कंट्रोल कोई कम्युनिकेशन करेगा, ठीक है, तो वो 24 डायरेक्टर्स के साथ नहीं कर सकता, उससे प्रॉब्लम हो जाएगी। दैट्स वाई इन 24 डायरेक्टर्स में से 3 डायरेक्टर्स को पिक किया जाएगा और बोर्ड ऑफ कंट्रोल जो भी कम्युनिकेशन करेगा वो इन 3 डायरेक्टर्स के साथ करेगा। इसको बोलते थे स्टूडेंट सीक्रेट कमेटी। क्लियर? तो 24 डायरेक्टर्स के साथ कम्युनिकेशन नहीं करेगा बोर्ड ऑफ कंट्रोल, ओनली 3 डायरेक्टर्स, और 3 डायरेक्टर्स को पिक किया जाएगा, एक सीक्रेट कमेटी बनेगी और उनके साथ सारा कम्युनिकेशन होगा। क्लियर? आगे बढ़ते हैं। ऑल सिविल एंड मिलिट्री ऑफिसर्स ऑफ द ईस्ट इंडिया कंपनी वर ऑर्डर्ड टू प्रोवाइड the court of directors a full inventory of their property in India and in Britain within 2 months of their joining their post। स्टूडेंट, आपको अगर इंडिया में पोस्टिंग मिली है तो आपने ज्वाइन कर लिया है तो 2 मंथ्स के अंडर में अपनी प्रॉपर्टी आपको बतानी होगी। इससे क्या होगा? आप करप्शन थोड़ा कम करेंगे। स्टूडेंट, एक्चुअली इंडिया में जो पोस्टिंग हो रही थी इस टाइम पर ब्रिटिशर्स की, जब वो लौट कर जाते थे तो उनकी पॉकेट्स फुल होती थी, वो बहुत ज़्यादा मालदार हो जाते थे और ब्रिटेन में जाकर एक न्यू नोबल क्लास वो फॉर्म कर रहे थे। पहले से जो नोबल क्लास ब्रिटेन में है वो इनसे जेलसी रखती थी और उनको बोलती थी नाबोब, एक नया नाम दिया था इनको। जो बंदे ब्रिटेन में नए नए अमीर बन रहे थे इंडिया का पैसा लूट कर, उनको ब्रिटिशर्स क्या बोलने लगे थे? नाबोब। तो ये प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी थी करप्शन की। दैट्स वाई स्टूडेंट इस टाइप के प्रोविजंस लाए जा रहे हैं। आपने देखा था कि इसी टाइप का एक प्रोविज़न रेगुलेटिंग एक्ट में भी था और पिट्स इंडिया एक्ट में भी आपको इसी टाइप का एक प्रोविज़न मिल रहा है। ओके स्टूडेंट, तो ये था पिट्स इंडिया एक्ट। यस, तो स्टूडेंट आपको याद रखना है, मेहनत करते रहिए। ठीक है, टफ टाइम हमने डिस्कस, टफ टाइम चल रहा है, ये टाइम भी निकल जाएगा। आपको मेहनत करनी है, आपको अपने आप को नहीं हारने देना है।
एक कहावत है स्टूडेंट इंडिया में बहुत पुरानी, उसे बोलते हैं मन के हारे जीत, मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। ठीक है, तो मन के हारे, अगर आप मन हार जाता है आपका कि मैं नहीं कर सकता, देन आप नहीं कर पाएंगे। बट अगर आपका मन कहता है कि मैं जीत जाऊंगा और मैं ज़रूर जीतूंगा, देन आप ज़रूर जीतेंगे। ओके, तो ये आपको याद रखते हुए आप मेहनत करते रहिए। कोई भी अगर आपका क्वेश्चन है तो मैसेज बॉक्स में आप उसे ड्रॉप कर देना, आपका आंसर दे दिया जाएगा। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू वेरी मच।